समझिए चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 तक करा दिए थे आप लोगों के कि मिलर और उरे ने किस प्रकार से प्रयोग किया था, और इसके बाद आज पढ़ना है लेक्चर नंबर 3 में लैमार्कवाद और डार्विनवाद। बस यही दो ठो टॉपिक समझना है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। उसके बाद हाथ पैर सब ये सब अलग अलग कैसे हो चुके थे हम लोग का। ये पंजा जो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा, पहले एक साथ था, उसके बाद कैसे अलग अलग हो गया। पहले चमगादड़ के जो उड़ने वाले पंख होते थे ये भी कैसे होते थे, ऐसे पूरे पूरे फ्लैप टाइप के होते थे, लेकिन वो भी क्या हो गए, अब पूरे के पूरे पंख टाइप के बन गए हैं। वो कैसे हो गया, इवोल्यूशन से हो गया। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। रेडी है सभी कोई? हाँ, लेक्चर नंबर कितना स्टार्ट करेंगे? 3 4 कदाई पता नहीं रहता है कुछ। लेक्चर नंबर कितना? देखो इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ था ना। देखो पहले देखो ना, इवोल्यूशन ऐसे ही ना हुआ, ये करते करते सर, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्रम विकास में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, उन्होंने मिलर और उरे ने प्रयोग किया था कि एक कांच का ग्लास लिया था, उसमें पानी को गर्म किया गया था। पानी गर्म करने के पश्चात उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स दिखाई दिए, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम सारे गैस ऐसे दिखाई दिए थे, और मीथेन गैस वगैरह भी निकला हुआ था, जिसके वजह से कुछ कुछ उसके अंदर डीएनए बनना चालू हो गया था। डीएनए बनना चालू हो गया था, इसके बारे में हम लोग को पता चला था। लेकिन पिछले क्लास में हम थोड़ा सा आप लोग को बताए थे कि लैमार्क बाबा का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सबके बारे में आप लोग को बताए थे। अब बात नहीं करना, मेरी बातों पर ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन बीच में पूछेंगे। ठीक है, तो बताइए लैमार्क बाबा ने कौन सा वाद दिया था? लैमार्क वाद दिया था, लैमार्क वाद। ठीक है, जन्म कब हुआ था बाबू? 1744 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था जन्म? हाँ, वेजेंटीन में, वेजेंटीन में हुआ था, फ्रांस के वेजेंटीन में, वेजेंटीन, वेजेंटीन में हुआ था। ठीक है, फ्रांस के वेजेंटीन में हुआ था, फ्रांस के वेजेंटीन में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी बाबू? हाँ, फिलोसफिक जूलॉजिका, फिलोसफिक जूलॉजिका, फिलोसफिक जूलॉजिका, फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक लिखी थी। कब प्रकाशन हुआ था? 1809 ईस्वी में फिलोसफिक जूलॉजिका का प्रकाशन हुआ था। किसी को दिक्कत है तो पूछा जाए। तो लैमार्क ने लैमार्कवाद दिया था। इन्होंने कहा था 3 गो क्षेत्र, आ जाओ, 3 गो स्थिति, मतलब स्थिति बताई थी इवोल्यूशन होने के, 3 गो स्थिति बताई थी। क्या स्थिति बताया गया था इवोल्यूशन में? इवोल्यूशन में 3 गो कितनी स्थिति दी गई थी? लो, दूसरा कोई का रुमाल यूज नहीं किया था, पकड़ो। पसीना पसीना हो गई है। देखो इन्होंने 3 गो स्थिति बताया था। क्या स्थिति बताया था सुनो। सबसे पहले तो आपका किसमें? आकार में निरंतर वृद्धि। आकार में कैसी वृद्धि होगी? निरंतर वृद्धि होगी। जैसे पहले जिराफ का जो गला था, ये गर्दन, जिराफ का जो गर्दन था, ये वाला गर्दन जो था, कहां पड़ेगा ये? जिराफ का जो गर्दन था बाबू, समझ गए ना? जिराफ का जो गर्दन था वो किसके तरह था? बकरी के तरह था। लेकिन क्या बोले थे याद है? नीचे का घास चरते चरते घास खत्म हो गया, तो एक दिन वो उठ के आता है, बोलता है कि मेरा ये गर्दन पता नहीं ऊपर कब पहुंचेगा। तो वो निरंतर प्रयास करने लगा, निरंतर प्रयास करने लगा, और एक दिन निरंतर ये प्रयास करने से वृद्धि हो गई उसके, किसके? गले की। और आज वही प्रयास के वजह से गर्दन कैसा मिलता है? जिराफ का गर्दन लंबा मिलता है। बुझाया कुछ? कुछ बुझाया? तो आकार में निरंतर क्या होते रहता है? वृद्धि होते रहता है। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि नहीं है? हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा मतलब अगर हम लोग देख ले अपने ऊपर भी थोड़ा सा, तो देखना मम्मी मम्मी लोग क्या करती, मम्मी दादी नानी लोग, ये लोग क्या करती है, बच्चों को देखना बढ़िया से तेल लगाती है एकदम बढ़िया से, और हाथ गोड़ देखना ऐसे मसलती उसलती है ना, बड़ा बड़ा करती है ऐसे, तो धीरे धीरे फिर बड़ा हो जाता है। तो यही सोच के वो भी क्या किए होंगे,
ऐसे ही रख दिया होगा कि अपने शरीर का निरंतर क्या करना, आकार में वृद्धि करना। तो हो सकता है क्या पता इसी तरह जिराफ ने अपने गर्दन का निरंतर उपयोग किया होगा। ठीक है, पहले बकरी की तरह था, तो निरंतर उपयोग करना, क्योंकि खाने के लिए कोई कुछ भी कर लेगा अपने पेट के लिए। तो इसी तरह जिराफ ने भी ऐसे ही किया होगा और इसलिए आज उसके गर्दन कैसे पाए जाते हैं, लंबे पाए जाते हैं। समझ में आया? एक बात तो ये रहा। दूसरा बात कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव हुआ होगा। वातावरण का प्रभाव, वातावरण का कुछ प्रभाव दिखाई देता होगा। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। लैमार्क ने बताया कि जीव वातावरण में रहता है, उसका प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है। वातावरण बदलने से जीवों की आवश्यकताएं भी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, आदतें भी बदल जाती हैं। जिस वातावरण में रहेगा वही वातावरण का हो जाएगा। समझ में आया? वही क्या पड़ेगा उसके ऊपर, प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम भी लोग अपने वातावरण में जैसे हैं, कोई बोलता है कि लेट भी आ जाते तो सर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन किसी दिन पीट दिए तो वातावरण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आओ तुम्हारे लिए देखो जगह बना दिया, देख रहे हो लड़का लोग को इतना प्यार करता है तुमसे, जल्दी भाई। आया कुछ समझ में? वातावरण अगर चेंज होगा तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है बाबू, कैसे पड़ता है वातावरण प्रभाव? देखना, आंखों को देखना, आंखों को। जिस जगह पे जलवायु जो होती है ठंडी होती है, वहां पे लोगों की आंखों को देखना, किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। याद करिए, बताए थे। ठीक है, जिस जगह का जैसा प्रभाव पड़ेगा वही वो बच्चा सीखेगा। तो इन्होंने कहा कि शायद बकरियों के साथ ऐसा ही प्रभाव हुआ होगा, वो लोग जिराफ बनने की कोशिश करती होंगी। ठीक है, वो भी लोग सोचा होगा कि ये कौन सा अन्य प्राणी है, इसका प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़े। तो बकरियों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, जिराफ के ऊपर। और जिराफ का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, बकरियों। फिर बकरियों ने सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, नीचे आराम से पानी पी लेते हैं। ठीक है, और वो लोग पानी नहीं पी पाता है, तो भी लोग सोचा कि हम भी लोग पैरों को क्या करते थे, ऐसे झुका लेते हैं। हम लोग का पैर, जिराफ का पैर लंबा लंबा नहीं रहता है, तो ऊपर से तो पानी नहीं पी पाएगा। ठीक है, गर्दन बहुत ऊपर होता है ना, अब ऊपर में क्या मुंह खुला रहेगा, पानी आओ गिरो, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां पे नदी होती है उस नदी के पास पैर फैला लेते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। ठीक है लोग कोई, तो ये जिराफ के अंदर का वातावरण था, ये वातावरण का प्रभाव भी पड़ता था। ठीक है, उसके साथ साथ वातावरण में अनुकूलित होने के वजह से क्रम में जीवों के कुछ अंगों का उपयोग अधिक करने लगा और कुछ अंगों का उपयोग कम होने लगा। ठीक है, क्रम के अनुसार। वैसे ही जैसे देखो, पहले ये कान गौतम बुद्ध के, ठीक है, महावीर जैन के ये कान देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते थे। महात्मा बुद्ध के देखो ना, इसे बहुत बड़े लंबे लंबे होते थे कान। लेकिन आज देखो हम लोग इसका उपयोग करना छोड़ दिए हैं। लड़के लोग तो बेसिकली बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते, इस वजह से ये कान कैसा हो गया है, अब छोटा हो गया है। कभी ना कभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेमार्क ने यही कहा, जिस अंग का उपयोग आप बहुत ज्यादा करोगे उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, कुछ प्रभाव दिखाई देगा। जिसका उपयोग, अंग का उपयोग नहीं करोगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही बात थोड़ा सा खटक गया, ठीक है, कि मतलब हम ये आईब्रो का उपयोग करना खत्म कर दें तो आईब्रो क्या हो जाएगा, खत्म। इसका कोनो उपयोग है, मतलब ये भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा और हो जाएगा खत्म। ठीक है, देखो भाई, सुन, हम सबको पढ़ा रहे हैं, इसमें लड़का लड़की दोनों है। लड़की अपना अलग उपयोग करती है इसका, तो हम क्या करें उसका? वो बोलोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो भाई साइंस से बढ़कर नहीं ना है। अरे कोई कोई लड़की ना करती है, यहाँ पे इधर पे होल करवा लेती है, इधर इधर पे भी, फिर नाक पे भी। लड़का लोग भी तो रहता है। लड़का लोग तो बहन जी बन ही रहा है अभी सभी। ठीक है, छोड़ो हटाओ। लेकिन लड़का लोग को नहीं बोलेगी कुछ, वो लोग कहाँ करता है, वो लोग को मजबूरी हो जाती है करने का। प्रभाव पड़ता है ना, अरे प्रभाव नहीं पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में रहेगा वही प्रभाव ना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे तुम लोग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लड़की लोग के ऊपर। बोलो तो कैसे? बाप रे, वो देखो ना दुतलिया झुमका पहनी है, हम भी पहनेंगे, जाकर मामा मम्मी को बोलो, है ना, यह होता है। और लड़कों लोग में देखना ना, लड़कों लोग में क्या होता है, आप लोग गौर करना कभी, लड़के लोग अगर कभी अच्छा से कोई टी शर्ट वगैरह पहने रहेंगे और अच्छा लगेंगे ना, भाई कहाँ से लिया टी शर्ट, वो उसको पूछेगा अच्छा लग रहा है तुम, ये बोलेगा। और वो ना उससे लड़की लड़की में जलनखोरी हो जाएगा, दुतलिया पहन ले बाड़ी, देखा ना, होता है कि नहीं होता है? तुम लोग खुद ही बताओ ना, तो भाई ये सब का प्रैक्टिकल है।
ठीक है, उन लोग के जलन थोड़ी। कोई अच्छा कोई आगे एकदम बढ़िया से टी-शर्ट उशर्ट मार के आ जाएगा ना, भाई का गजब लगा था यार, अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर, टी-शर्ट कहाँ से लिया? ठीक है, ऐसा है। हम जैसे एगो ये टी-शर्ट ये जो ये था, ये कुर्ता है, ठीक है, ये कुर्ता है। तो कुर्ता ये जो खरीदे थे ना, तो गए थे बैंडल में स्कूल में एगो पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे एगो टीचर मतलब हम ही लोग के साथ ये कर रहे थे, बीएड का पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर जी ये कहाँ से लिए? बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर भी लगेगा अच्छा, आप ही पहनिए तो कहाँ से लिए? तुम रामपुर से लिए, तो हमको भी एगो खरीदवा दीजिए ना। आपको बताए वो 7 दिनों तक खाली इधर-उधर खाली पता 1 सप्ताह मेरे साथ आया गया है, कि कहाँ पे ये वाला शर्ट मिल जाए, उसको इतना पसंद आया था, ठीक है? तो मतलब वो क्या पड़ता है, एक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उनको भी अच्छा लगा, वो भी खरीद के लेके चले गए। ठीक है? ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये वातावरण का प्रभाव, आकार में निरंतर वृद्धि और साथ-साथ एक क्या होता है बाबू? उपयोग तथा अनुपयोग का नियम। उपयोग करना तथा अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का सुनो, इसमें कहा गया सुनो क्या कहा गया सुनो। उपयोग और अनुपयोग। जिराफ जो था उसका गर्दन बकरी के जैसा था, लेकिन उनका जब वातावरण का प्रभाव हुआ तो नीचे का वातावरण के प्रभाव के अनुसार नीचे की घास क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इन लोगों ने उपयोग किया किसका? अपने गर्दन का। गर्दन का उपयोग किया, बाकी किसी बॉडी का उपयोग नहीं किया, इसलिए वो लोग क्या कहलाएगा? अनुपयोग, यूजलेस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो यूजलेस हैं उनका क्या किए? अनुपयोग किए, और जिसका उपयोग किया उसके वजह से हम लोग को कुछ चेंजेस दिखाई दिए। तो गर्दन का उपयोग किया, इसलिए गर्दन का क्या किया? उपयोग करने की वजह से गर्दन में चेंजेस दिखाई दी। पैरों हाथों का उपयोग करता भी तो उसमें भी चेंजेस दिखाई देते। जैसे सांप के भी पहले गिरगिट जैसे क्या होते थे? पैर होते थे, लेकिन वो होल में नहीं घुस पाता था, क्योंकि वो लोग बिल में रहना पसंद करते हैं। तो उन लोग को देखो, वातावरण उन लोग का क्या है? उसका वातावरण कैसा है कि हम बिल में रहना पसंद करेंगे। सांप का वातावरण ये होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि उनके भी पैर होते थे, लेकिन पैर की वजह से वो विल में नहीं घुस पाते थे, क्योंकि उनका पैर जो था डिफिकल्ट करता था, मतलब उसमें नहीं जा पाते थे। इसलिए उन्होंने पैरों का उपयोग करना ही बंद कर दिया। इसलिए उनके धीरे 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 पैर गायब हो गए। वाह सर, बहुत अच्छा बात बताया। लेकिन इसके बाद एगो वैज्ञानिक आए, नाम था उनका विजमैन। क्या नाम था? विजमैन। विजमैन ने विजमैन ने सुनो, विजमैन ने क्या कहा? इन्होंने चूहों के ऊपर प्रयोग किया, चूहों के ऊपर 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी चूहों की, जैसे जन्म होता था उसका पूंछ काट देते थे। क्या काट देते थे? पूंछ कट कर देते थे। होता है, जन्म होते ही पूंछ काट देते। 21 पीढ़ी ऐसे काटते 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 पूंछ काटते काटते 21 पीढ़ी तक पूछो मूस का पूंछ काट दिया। चूहा मतलब मूस, मूस मूस, ठीक है। तो चूहों का माउस माउस, तो चूहों का ना पूंछ काट दिए। अब पूंछ काटने के बाद बोलते थे अगली पीढ़ी में भी आ जा रहा है, अगली पीढ़ी में भी आ जा रहा है। लास्ट टाइम एक बार और काटे, कितना? 22वीं पीढ़ी में। 22वीं पीढ़ी में ना उनका दिमाग खराब हो गया। 21 गो पीढ़ी का पूंछ काट दिया, उसका चूहा भी हमको गरियाता ही होगा कि हमारा बच्चे का पूंछ काट दे रहा है। ठीक है, बार बार पूंछ काट दे रहा है, ये कौन है आदमी? अब ये किसकी बातें मान रहे थे? लैमार्क की बातें मान रहे थे। इन्होंने कहा था कि जब किसी अंग का उपयोग करना छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा और उसके अगले पीढ़ी में भी नहीं आएगा। तो यही बात मानकर तो ये ऐसा कर रहे थे। कौन? बिजमैन। तो इन्होंने कहा ये काम करते हैं, चूहों की सारी नस्ल का क्या करेंगे? पूंछ काटते चल जाएंगे। ठीक है, पूंछ काटते चले गए, लेकिन अगली पीढ़ी में फिर आ जाता पूंछ, फिर अगली पीढ़ी में आ जाता पूंछ। तो इन्होंने कहा कि कभी ना कभी तो एक बार पूंछ बिना पूंछ के आएगा। कौन? चूहा बिना पूंछ के आएगा, लेकिन हमेशा ऐसे होता रहता है। इन्होंने कहा कि इनकी थ्योरी आधा से अधिकतर क्या है? गलत। लैमार्क थ्योरी को हम नहीं मानते। ठीक है, लैमार्क थ्योरी को हम नहीं मानते। तो इन्होंने एक प्रजातीय लक्षण के उदाहरण दिए। एक प्रजातीय मतलब एक ही गो प्रजाति था, उसी प्रजाति को इन्होंने अच्छे से समझा नहीं पाए। मतलब कि देखो,
हम लोग की प्रजाति क्या होती है, अलग अलग होती है। आज भी हम लोग को बंदर दिखाई देते हैं, कारण क्या है, प्रजाति अलग थी। हम लोग जिस जगह से उठ के आए हैं, मतलब कि जिस जगह से हम लोग की चेंज हुए हैं, वर्तमान में चेंज हुए हैं, वो कोई ना कोई ऐसे जरूर थे आदि मानव जिससे हम लोग चेंज होके आए हैं। और बंदर की प्रजाति कैसी थी, अलग थी। और दूसरे बंदर की प्रजाति कैसी थी, अलग। और बनमानुष की प्रजाति कैसी थी, अलग। हम लोग भले ही अपने आप को किसमें रख दिए हो, बंदर की प्रजाति में रख दिए हो, और बोलते हैं कि बंदर तो आज भी दिखाई देते हैं, वो लोग क्यों नहीं पलट गए। लेकिन यही बात द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस में डार्विन बाबा ने लिखा है कि प्रजाति क्या थी, अलग थी। समझ में आया? प्रजाति एक नहीं थी, प्रजाति क्या थी, अलग अलग थी। और जिसमें परिवर्तन हुआ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई आकार में निरंतर हुआ वृद्धि, ना कोई वातावरण का प्रभाव हुआ है, ना कोई उपयोग और ना अनुपयोग हुआ है। बस अपने से वो लोग चेंज किए हैं एडेप्टेशन के अनुसार। जिस जगह पे रहते थे उस जगह पे फिट बैठना जरूरी था। इसीलिए इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिस जगह पर फिट होगे उसी जगह पर आपको आगे आपकी प्रजाति बढ़ती चली जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। किसने कहा था? डार्विन बाबा ने कहा था। किसने कहा? डार्विन। डार्विन बाबा ने कहा। अरे डार्विन, डार्विन लिखा जाओ। किसने कहा बाबू? डार्विन बाबा ने कहा। लैमार्क बाबा समझ में आ गए? लैमार्क के अनुसार देखो, सर्पों के पूर्वजों के गिरगिट की तरह चार पैर होते थे। बिल में घुसते समय वो पैर बाधा करते थे। सर्पों ने पैरों का उपयोग करना छोड़ दिया। वे रेंग कर बिल में घुसने लगे और अनुपयोगी प्रभावों को देखते हुए धीरे धीरे निष्क्रिय हो गए और कमजोर होते हुए अंत में नष्ट हो गए। आजकल सर्पों के पैर नहीं होते। ये किसने कहा था? लैमार्क बाबा ने। अब सुनो सुनो ध्यान से। उपार्जित गुणों के वंशानुगत। सुनो, लैमार्क के अनुसार किसी जीवों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण वंशागति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन थी, टांगे कैसी थी? लंबी थी, और पीछे की टांगे कैसी थी? थोड़ी छोटी थी। ये उपार्जित लक्षण होते थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल जाते थे। इसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। मतलब कि मेरे बाप दादा से जो मिला है वो बेटा को मिलेगा, बेटे से उसके बेटे को, उसके बेटे को। ये उपार्जित लक्षण है। उपार्जित मतलब पहले ही से हम मेरे पास है। ठीक है, नहीं समझे? दो हाथ मेरे पास है, ये उपार्जित लक्षण है। मतलब कि हम लोग खुद अपने क्या किए हैं? उपार्जित किए हैं। इसको खुद से बनाए हैं। लैमार्क बाबा का कहना था खुद से बनाए हैं, अपने से हुआ नहीं है, खुद से बनाए हैं और उसके बाद दूसरे अपने पीढ़ी के पीढ़ी चला गया है। ठीक है, ये कौन सा बात हुआ? डार्विन बाबा ने कहा, सुनो डार्विन बाबा ने क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इस जिंदगी में सरवाइव कर पाएगा वही अगली पीढ़ी में सरवाइव कर पाएगा। सुनो, जो इस जिंदगी में अपने आप को सरवाइव कर लिया वही अगली पीढ़ी में निरंतर बढ़ता चला जाएगा। यही बात कहें। अब सरवाइव कैसे? लड़ाई होती थी, लड़ाई। तो पहले इनका बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्या है, जन्म कब हुआ, कौन कौन सी पुस्तक लिखे, तब ना बनाएंगे आगे। देखो, इनका जन्म हुआ, डार्विन बाबा का जन्म हुआ 12 फरवरी सन 1809 में। जब उनकी पुस्तक रिलीज हुई थी लैमार्क की, तब ये इनका जन्म हुआ था, है ना? सोचो कितने, वो बहुत बड़े आदमी थे लैमार्क, लैमार्क बाबा। उनकी उस समय पुस्तक रिलीज हुई थी, इनका जन्म हुआ है 1809 में। ठीक है, इनकी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस बाई बाई देखो बात नहीं करो, बाई नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। समझ में आया? वातावरण का चयन, प्राकृतिक चयन। सुनो, उन्होंने क्या कहा था? लैमार्क ने क्या कहा था? देखो अब ये डिफरेंस पता चल जाएगा। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1882 में।
और ये पुस्तक कब रिलीज हुई? 1859। ठीक है बाबू, ध्यान से सुनो। लेमार्क ने कहा कि सांपों ने अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसलिए अगली प्रजाति में सांप के पैर ही नहीं आए। ठीक है। डार्विन बाबा ने कहा सांपों की अलग अलग प्रजातियां थी। ध्यान से सुनो, सांपों की अलग अलग प्रजातियां थी जिनके पैर थे वो नेचुरल सिलेक्शन करते हुए प्राकृतिक चयन किए। प्राकृतिक चयन जिसने भी किया वो बच गए प्राकृतिक के अनुसार। ठीक है। सांपों की अलग अलग प्रजातियां थी जिसमें से एक प्रजाति ऐसी थी जिसके पांव थे, और जिसके पांव थे अगर वो इस प्राकृतिक चयन के अनुसार बच गए होंगे तो उसके पैर रहेंगे। लेकिन अगर प्राकृतिक चयन नहीं किया होगा, अगर वो पर्यावरणीय लड़ाई में नहीं बचा होगा तो उसकी प्रजाति खत्म। तब उसके जगह पे कौन सी प्रजाति बच गई? सांप की प्रजाति। और वो सांप की प्रजाति के कोई भी पैर नहीं थे, इसलिए आज भी हम लोग को बिना पैरों वाले सांप दिखाई देते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? सुनो, 3 प्रकार के सिलेक्शन होते हैं। एक, आप तो या तो जीत जाइए आपसी लड़ाई में। कौन सी लड़ाई? आपसी लड़ाई। आपसी लड़ाई में जीतेंगे तो प्राकृतिक चयन कर पाएंगे। दूसरा, बाहरी लड़ाई में जीतेंगे तो क्या कर पाएंगे? प्राकृतिक चयन कर पाएंगे, नेचुरल सिलेक्शन कर पाएंगे। और एगो पर्यावरणीय लड़ाई। पर्यावरणीय लड़ाई में जीतेंगे तो आप नेचुरल सिलेक्शन कर पाएंगे। देखो, आप आपसी लड़ाई में बच सकते हो। जैसे मान लो 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो कोई तीसरा आके उसको रोक देगा, आपसी लड़ाई में बच गए। जैसे मान लो अपने घर में ही लड़ाई हो रहा है तो आपसी लड़ाई हो रहा है ना, उस आपसी लड़ाई को लिए किसी की तीसरे को आना पड़ेगा, आपसी लड़ाई क्या हो जाएगा? बच जाएगा। आप कैसो कैसो करके बाहर के लड़ाई से बच गए, मतलब विदेश से जो लड़ाई हुआ ना उससे लड़ाई से भी हम लोग बच गए। नहीं समझ में आया? आपसी लड़ाई का मतलब कभी कभी नहीं, 2 शेरों के बीच में आपसी लड़ाई हो गया, 2 शेर के बीच में आपसी लड़ाई हो गया तो उसमें से कोई एक जन बचेगा या तो दोनों बच जाएगा। आपसी लड़ाई में से कोई एक जन बच गया। ठीक। अच्छा, बाहर की लड़ाई से भी बच गया लेकिन पर्यावरणीय लड़ाई में नहीं बच पाया। भूकंप आया, खत्म। ज्वालामुखी फूट गया, खत्म। कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि जैसे ज्वालामुखी के जो ज्वाला निकले होंगे वो कहीं ना कहीं गिरे होंगे, वो खत्म। ठीक है। कौन बच जाएगा? मान लो सांप की आपसी लड़ाई हुई, सांप की आपसी लड़ाई हुई तो इस आपसी लड़ाई में कोई ना कोई एगो बच गया। एक ही को ना मरेगा या दोनों मर जाएगा? दोनों आपस में लड़ाई हो रहा है तो कोनो एगो बचेगा या दोनों मर जाएगा? ऐसा ना होगा। चलो, आपसी लड़ाई से बच गया, ठीक है। बाहर की लड़ाई से भी बच गया, लेकिन क्या पर्यावरणीय लड़ाई से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा जब तक वो बिल में ना घुसे। क्या हुआ होगा? ऐसा ही ना हुआ होगा, ऐसा ही उस समय में हुआ होगा। मान लो पर्यावरणीय लड़ाई में, जो पर्यावरणीय लड़ाई है, कभी मोर आया सांप को खा गया। ठीक है। मान लो सांप को देखा मोर, तो मोर एक क्या है? मोर के साथ उसकी पर्यावरणीय लड़ाई है। ठीक है, सॉरी, बाहरी लड़ाई है, बाहरी लड़ाई। देखो, सांप के साथ, सांप को कौन नहीं देख, कौन मतलब खाना चाहता है? मोर खाना चाहता है। मोर खा लेता है किसको? सांप को। और सांप को कौन फिर खा लेता है? नेवला भी। सांप लिख दिए, सुनो, नेवला, नेवला किसको खा लेगा? सांप को। और मोर भी किसको खा लेगा? सांप को। अब बताओ, अब बताओ, सुनो, अगर सांप के पैर रहते, सांप के पैर हैं जो, सांप के जो पैर हैं, सांप का अगर मान लेमार्क के अनुसार सांप के अगर पैर है तो ये बिल में नहीं घुस पाएगा, तो नेवला खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? मोर भी खा जाएगा। तो ये बाहरी लड़ाई से क्या जीत पाया? नहीं जीत पाया। अच्छा, एक सांप दूसरे सांप में लड़ाई कर पा रहा है, आपसी लड़ाई से क्या हो गया? जीत गया। बाहरी लड़ाई से ये जीत पाएगा? अगर पैर रहेंगे तो नहीं जीत पाएगा। ठीक। अब इसके पैर थोड़ा देर के लिए मान लो कि हटा दिए, पैर हटा दिए, आपसी लड़ाई में जीत गया।
बाहरी लड़ाई में भी जीत जाएगा, क्योंकि नेवला नहीं खा पाएगा जब बिल में घुस जाएगा, तो मोर भी नहीं खा पाएगा जब बिल में घुस जाएगा तो। लेकिन पर्यावरणीय लड़ाई से क्या जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पर्यावरणीय लड़ाई में क्या पता ऐसा हो वही जगह पे भूकंप आ जाए और पूरा का पूरा सांप कहां चल जाए, नीचे की ओर, हो सकता है। और क्या पता ऐसा भी हो किसी ऐसे जगह पे बिल बनाया हो जहां पे भूकंप आते हो, जहां जहां पे क्या फटते हो, ज्वालामुखी फटते हो, क्या पता ज्वालामुखी में चल जाए। पर्यावरणीय लड़ाई से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। कोई भी हो, कोई भी जाति हो, वो आपसी लड़ाई में बाहरी लड़ाई में बच जाएगा, ठीक है, तो पर्यावरणीय लड़ाई में जरूर खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर्स, वो तो आपसी लड़ाई में बच गए, अब बाहर से कौन मारने आएगा उसको? उससे बड़ा तो कोई और जानवर था नहीं। भाई सुनो ना, नहीं सुनो, आपसी लड़ाई में तो वो लोग बच गए, ठीक है, मान लो आपस में लड़ाई हुआ, बच गए। बाहरी लड़ाई से भी वो कोई मार नहीं पाएगा, छोटा छोटा जीव जंतु थोड़ी मार पाएगा उसको। हाथी से भी बड़े बड़े होते थे, कौन? डायनासोर्स। लेकिन पर्यावरणीय लड़ाई में बचा क्या? ऊपर से गिरा इजिप्टा नामक उल्का पिंड, नीचे से पूरा लावा एकदम बाहर की तरफ निकला, अब पूरा जंगल खा गया, पूरा का पूरा आपका जो डायनासोर्स थे इसकी प्रजाति खा गया पूरा। नहीं तो आज भी हम लोग को डायनासोर्स दिखाई देता, ठीक है ना, मर गया। नहीं तो अभी भी आके पूछता है, ओ हमरे बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है, इधर आके इधर से एक आंख से इसे देख के पूछा, हाँ पढ़ाओ पढ़ाओ अच्छा है, ठीक है, पता कि नहीं। क्या वो लोग आपसी लड़ाई में जीते थे? जीते थे। बाहरी लड़ाई में जीते थे? जीत गए थे। लेकिन क्या पर्यावरणीय लड़ाई में जीते थे? नहीं। पर्यावरणीय लड़ाई में टोटल के टोटल खत्म हो गए। अब डार्विन बाबा ने कहा कि जो पर्यावरणीय लड़ाई में जीत गया वही अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इस पर्यावरण में फिट होगा वही आगे की ओर अपनी पीढ़ी को लेके जाएगा। सांप इस पर्यावरणीय लड़ाई से जीत गया, इसलिए हम लोग को क्या अभी दिखाई देते हैं? सांप बिना पैरों वाले दिखाई देते हैं, और पैरों वाले सांप तो चल गए, सारी प्रजातियां उनकी खा गई, सारी प्रजातियां नेवला और मोर खा गया। जिनके पैर थे, और जिनके पैर थे वो तो बिल में नहीं घुस सकते थे, इस वजह से जिनके पैर नहीं थे वही प्रजाति बच गई, और वही प्रजाति आज हम लोग को दिखाई देती है। अभी आएंगे 8 बजे। हाँ तो कॉफी खा ली तो। हाँ तुम कौन सा भाषा बोलता है? पर्यावरणीय लड़ाई। आपसी लड़ाई में तो ये जीत जाएंगे, बाहरी लड़ाई में भी जीत जाएंगे, क्या पता पर्यावरणीय लड़ाई बहुत खतरनाक हो सकता है। देख लो अब इनके बारे में हम क्या शिक्षा दें, देख लो। अरे पूरा खत्म कर डालेगा पर्यावरणीय लड़ाई से साथ। चलो ओहो। अजीब डायनासोर से, अरे मतलब आज तब तो इसे प्रजाति भी तो अलग हो जाएगी, है ना। अरे बाबू समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो 3 चीजों की जरूरत होती कि नहीं? आपसी लड़ाई, बाहरी लड़ाई और पर्यावरणीय लड़ाई। समझ में आ गया? समझ में आया? तो पर्यावरणीय लड़ाई में क्या होता है, कोई भी मानव या कोई भी जाति हार जाती है, लेकिन अगर उससे फाइट करके उस पर फिट होके आगे बढ़ गया तो उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या पता ऐसे ही वनमानुष वाला प्रजाति हो जिससे हम लोग आए हैं, क्या पता ऐसे हो जो आपसी लड़ाई में तो, अरे आदि मानव क्या पता आपसी लड़ाई में 6 लाख साल पहले, ठीक है, 6 लाख साल पहले, देखो हम लोग किससे आए हैं, तो एस्ट्रोलोपेथिकास से आए हैं, जो 6 लाख साल पुराना मानव है, एस्ट्रोलोपेथिकास, ठीक है, 6 लाख साल पुराना मानव है, जो कैसे चलता था? झुक के चलता था, ठीक है, ऐसे चलता था, 6 लाख साल पुराना मानव। अच्छा, उसके बाद क्या पता, उसके बाद जो आए होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस जो है वो भी 3 लाख साल पुराना मानव है। 1 लाख साल पुराना मानव लगभग होमो इरेक्टस है, और उसके बाद होमो सेपियंस हम लोग हैं, ठीक है। अब सुनो,
वो लोग क्या पता आपसी लड़ाई में क्या हो गए, जीत गए होंगे, बाहरी लड़ाई में भी जीत गए होंगे, लेकिन क्या पर्यावरणीय लड़ाई में जीते होंगे? नहीं। क्या पर्यावरण लड़ाई से क्या हो गए होंगे? हार गए होंगे। इस वजह से उनकी जाति ही टोटल क्या हो गई होगी? खत्म हो गई। और आज हम लोग को डायरेक्ट हम लोग दिखाई देते हैं, ठीक है? डायरेक्ट ये प्रजाति डीएनए में क्या है? चेंजेस। समझ में आया? समझ में आया बाबू? समझ में आया? समझ में आया? अंतरजातीय संघर्ष, देखो इसी को आपसी लड़ाई और बाहरी लड़ाई और एगो पर्यावरणीय लड़ाई यहाँ पे दिया है। वो जो संघर्ष होगा ना, वो 3 प्रकार के संघर्ष, वो कहा जाता है अंतः जातीय संघर्ष, एक कहा जाता है अंतरजातीय संघर्ष, और एक कहा जाता है पर्यावरणीय संघर्ष। बात नहीं करो बाबू। अंतः जातीय का संघर्ष का मतलब होता है किसी एक ही जाति के 2 गो आदमी, ठीक है, अंतः जातीय। और अंतर का मतलब क्या, देखो अंतर, अंतर का मतलब क्या है? डिफरेंस। कोई अलग जाति से दूसरी जाति, क्या पता ये जाति इस जाति को मार दिया हो और यही जाति फिर आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो इसकी पीढ़ी फिर आगे बढ़ेगी और वही पीढ़ी आज हम लोग को दिखाई देती है ना। वनमानुष आज हम लोग को क्यों आज भी दिखाई देते हैं? वनमानुष और जो गोरिल्लास होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग गोरिल्ला से हुए ही नहीं है, आए ही नहीं है। समझ में आया? हम लोग की प्रजाति अलग, हम बोले क्या, हम लोग की प्रजाति अलग है, गोरिल्ला की प्रजाति अलग है। हाँ, भले ही तुम मान सकते हो कि हाँ हम गुल्लो है, हम गोरिल्ला है, मान सकते हो, ठीक है, तो मानो, क्या दिक्कत है? सुनो, अंतर प्रजातीय का मतलब होता है जो आपसी लड़ाई में जीत गए, अंतर प्रजातीय का मतलब है जो बाहरी लड़ाई में जीत गए, लेकिन पर्यावरणीय संघर्ष का मतलब है, पर्यावरणीय लड़ाई का मतलब है जो पर्यावरण से जीते, जो फिट हुए, वही आगे सरवाइव करेंगे। इन्होंने एक सेलेमन मछली के बारे में बताया। सेलेमन, सुनो, इन्होंने सेलेमन मछली के बारे में बताया। सेलेमन मछली एक बार में 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। कितना? 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। लिखा है यही, हाँ देखो लिखा है 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। तो उसमें क्या सभी के सभी अंडे जिंदा हो जाती हैं? ऐसे सुनो, अगर ऐसे रहा तो 2 करोड़ 80 लाख मछलियां ऐसे ही जिंदा हो जाएंगी। 80,000 है, 2 करोड़ 80,000, 2 करोड़ 80,000 मछलियां तो ऐसे ही हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तब पूरा हर एक जगह पे क्या रहेगा? केवल मछली ही मछली रहेगा, जहां पानी मिलेगा वहीं पे मछली, है ना। लेकिन सभी के सभी अंडे जीवित नहीं रहते हैं। वही जीवित हो सकता है, अरे बाबू, वही, रुक जा तू, तुझे बताते हैं, वही जीवित हो सकता है जो सरवाइव कर सके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आया? अच्छा, इसके सारे अंडे जीवित रहते हैं क्या? नहीं, इसके 2 करोड़ 80 हजार जो अंडे हैं वो सब जीवित रहते हैं? नहीं जीवित रहते हैं। जो वही जीवित रह सकता है जो उसमें सरवाइव कर सके, ठीक है। अगर गर्म पानी में अंडे दे रही है तो उसको गर्म पानी में मतलब कि रहना पड़ेगा, वो सरवाइव करेगा तब गर्म पानी से, ठीक है। और ठंडे पानी में दे रहा है तो ठंडे पानी से। तो ठंडी धारा और गर्म धारा, वहां पे भी मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो उस जगह पे अगर अंडे दे रही है तो उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, उसके बच्चे को सर्वाइव करना पड़ेगा। क्या हम लोग को सर्वाइव नहीं करना पड़ रहा है पर्यावरणीय लड़ाई से? कभी बारिश हो जा रहा है, कभी गर्मी हो जा रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हम लोग को सर्वाइव करना पड़ रहा है। सर्वाइव करेंगे तभी तो अगली आने वाली पीढ़ी भी क्या करेगी? सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज आप लोग वेस्ट बंगाल में फिट बैठे हो कि नहीं बैठे हो? फिट मतलब क्या है? इस जगह पर आप जलवायु को जानते हो, कब मौसम परिवर्तन होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो। मौसम परिवर्तन के बारे में तो ऐसे कोई नहीं जान सकता है, लेकिन जलवायु के बारे में जानते हो कि यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडा पड़ती है। जम्मू कश्मीर के लोग कैसे जानते होंगे? वहां पे ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। और साउथ साइड के लोग कैसे जानते होंगे? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। जो जो समुद्र के किनारे रहते हैं, ना ज्यादा गर्मी पड़ता है ना ज्यादा ठंडा पड़ता है, तो वो लोग क्लाइमेट को जानते हैं ना, वहां पे सर्वाइव करते हैं। ध्रुवीय भालू सर्वाइव करता है, ध्रुवीय भालू ध्रुव पे रह के क्या करता है? सर्वाइव करता है। तुम लोग को भेज दिया जाए, ठंडा से मर जाएंगे, मर जाएंगे कि नहीं? कि बिकॉज वहां पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहां पे हम लोग रहते ही नहीं है, तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? जिस जगह पे रहेंगे उस जगह पे नेचुरल सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मान लो राहुल का शादी हुआ,
बैंड बाजा बारात आया। सुनो, राहुल का शादी हुआ। राहुल का शादी हुआ और इनकी जो मैडम थी, ना किसी शादी के दिन, किसी शादी के दिन, किसी शादी के दिन कौन को शादी किए थे? राहुल की मैडम, ठीक है, किसी शादी के दिन, मतलब इनका शादी हो गया था ना, दूसरे शादी में किसी कभी खाने होने गई तो वहां पे केमिकल कोई ऐसा था, पी ली, केमिकल पी ली, ठीक है। कुछ ऐसा केमिकल था ना, ये केमिकल जो था ये पंख निकलने वाला केमिकल था। कौन सा निकलने वाला? पंख निकलने वाला। हाँ, सुनो, तो अब इनको क्या करना पड़ा, केमिकल पी ली। अब इनके जो बच्चे हुए, बचवा जब हुआ तो वो बताओ, इस पूरे जहान में किसी भी आदमी के बच्चे के पंख देखे हो क्या जो अंदर से निकला हो? स्पाइडरमैन है का वो? देखे हो? मतलब सुनो, सुनो, ए बाबू सुनो, मतलब हमारी प्रजाति से इनका बच्चा क्या हो गया है, अलग हो गया ना, प्रजाति क्या हो गया, टोटल अलग। अब सुनो क्या हुआ, ये तो केमिकल पी के ना कर ली थी ऐसे, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, इसके वजह से। अब इनके जो पीढ़ी आएंगे वो हो सकता है कैसे आए, पंख वाले आए। इन्होंने जो केमिकल पिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे फिट कराना पड़ेगा, इस सरवाइव में वो सरवाइव कर सके, इसके लिए उसको फिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ना, सरवाइव कराएंगे अपने बच्चे को। देख बाबू, ऐसे तो पंख वाला जन्म नहीं होता है हम लोग के जाति में, प्रजाति में, लेकिन तुम अपना बच्चा है, कैसे तुमको मार सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसको पालेंगे पोसेंगे एकदम बढ़िया से, बड़े करेंगे, 7-8 साल का हो जाएगा जब, एरोप्लेन बना के उड़ा देंगे तुमको। एरोप्लेन बना रहा है ना, इनका शादी हुआ। हाँ हाँ, देखो कितना मजा आ रहा है। अभी बेटा शादी करा देंगे, बच्चों हो जाएगा। सुना, सुना, इनका बेबी क्या किया, इनके बेबी का क्या हुआ, पंख हुआ, तो उनको सरवाइव करना पड़ेगा कि नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनको फिट होना पड़ेगा उस समाज में। उसके बाद मान लो कि फिट नहीं हुए तो मारे जाएंगे। पर देखो, आपसी लड़ाई में तो जीत जाएंगे, तुम जिता दोगे, बाहरी लड़ाई में भी जीत जाएगा, लेकिन किसी दिन पर्यावरणीय लड़ाई हो गया, क्या पता ऐसा आया, दूसरा पंछी आया, ये बेटा इसका पंख है, उठाओ खा लो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। पर्यावरणीय लड़ाई से क्या हो सकते हैं, हार सकते हैं, पर्यावरणीय लड़ाई से हार सकते हैं। बाहरी लड़ाई से तो अपने बेटे को बचा लेंगे, आपसी लड़ाई को भी बचा लेंगे, लेकिन पर्यावरणीय लड़ाई में दोनों जल जाएगा। तो कंडीशन क्या है ना, कि उसको सरवाइव करने के लिए फिट होना पड़ेगा। तो कैसे फिट करेंगे, ऐसा शॉट बनाएंगे जो क्या रहे, बीच में ऐसे फटे हुए रहे, तभी ना पंखुआ ऐसे बाहर आ जाएगा ऐसे। और उसके बाद 3 तल्ला से, 5 तल्ला से, 32 तल्ला से एकदम ऊपर जाके, पापा हम उड़ रहे हैं देखिए, ठीक है क्या। उसके बाद आएगा, पापा चलिए आपको भी आसमान की सैर कराते हैं, पकड़ के पंजा से उठा के लेके चल जाएगा। बोला वाह, कोई तो प्रजाति एगो आया जो हमको आसमान की सैर करा रहा है, ठीक है। हाँ, वो भी बिना पैसा का, बताओ, आराम से सैर करके चल जाएगा। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर वो फिट बैठ गया तो आगे पीढ़ी बढ़ेगी, अगर फिट नहीं बैठा तो पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। यही कंडीशन कई करोड़ साल पहले ऐसा हुआ होगा, जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो उसमें कई सारी प्रजातियां आई होंगी, लेकिन उसी प्रजाति में ऐसी प्रजाति होगी जो इस नेचुरल सिलेक्शन को क्या कर लिया होगा, फिट कर लिया होगा, इस नेचुरल सिलेक्शन में फिट हो गया होगा। नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक चुनाव, प्राकृतिक चुनाव में वो क्या कर गया होगा, फिट कर गया होगा, तब आज जाके हम लोग बचे हैं। समझ में आया? नहीं फिट किए रहते तो हम लोग की भी प्रजाति क्या होती, खत्म हो जाती। मछली की भी इतनी सारी प्रजातियां हैं, सबके सब प्रजातियां क्या करती होंगी, अपने नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार फिट होना पड़ता होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव करना पड़ेगा फिट होने के लिए, उस नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्शन करके फिट होना पड़ेगा।
ध्रुवीय भालू को बोलो कि आप यहाँ पर आकर रह जाओ, वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। पेंगुइन को बोलो कि यहाँ पे आके रह जाओ, गर्मी में मर जाएगा वो, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए फिट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? कोई दिक्कत? अंतर जातीय लड़ाई का मतलब क्या है? देखो बताओ, घास को कौन खाएगा? हिरण। हिरण को कौन खा लेगा? शेर। और शेर को फिर कौन खाएगा? कीड़े मकोड़े, है ना। इसी कीड़े मकोड़ों का जब नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन करण होता है और इसके वजह से घास फिर उगते हैं। फिर घास को कौन खाएगा? हिरण, शेर और कीड़े। तो बताओ, सुनो, घास एक क्या है? अंतरजातीय संघर्ष कैसे होगा? देखो, घास के लिए लड़ेगा कौन? हिरण। हिरण अपने बचने के लिए किससे लड़ेगा? शेर से। और शेर अपने बचने के लिए फिर इसको खाएगा। शेर अपने बचने के लिए इसको खाएगा। और जब ये मर जाएगा, जब ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, मरेगा, तो कौन खाएंगे? कीड़े। और अगर कीड़े नहीं खा पाए तो फिर सरवाइव अगर ये नहीं कर पाए तो ये किसी ना किसी के जीव के अंदर ना सरवाइव कर पाएंगे, तो कीड़ों का भी पूरा का पूरा प्रजाति खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कीड़ों की भी प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन होना जरूरी है। समझ में आया? नेचुरल सिलेक्शन का होना जरूरी है। तीन गो संघर्ष समझ में आ गया। एक होता है अंतः जातीय, जैसे मछली या आपसी संघर्ष हो गया, मछली मछलियों के बीच आपसी संघर्ष हो गया। बाहरी संघर्ष, जिसको कीट पतंगों में मेढक कीट पतंगों से संघर्ष करेगा, है ना। मेढक सांप से संघर्ष करे। देखो जैसे मेढक किसको खाता है? कीट पतंगों को खाता है। मेढक को कौन खा लेता है? सांप खाता है। और फिर सांप को कौन खा लेता है? मोर। और उसके बाद मोर को कीड़े मकोड़े। जब वो मरता है तो कीड़े मकोड़े खाएगा, है ना। कीट पतंगों को खा लेगा मेढक, मेढक को खा लेगा सांप, और सांप को कौन खा लेगा? मोर। और मोर भी तो कभी ना कभी मरेगा भाई, पेड़े पे मर जाएगा, नीचे गिरेगा ना। नीचे गिरेगा तो फिर कीड़े मकोड़े खाएंगे। और कीड़े मकोड़ों में नाइट्रोजन होता है, हम भी लोग में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन युक्त से ही मिट्टी बनती है, मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, तब जाके क्या होता है? घास वगैरह उगते हैं। तो वो घास को फिर कौन खाएगा भाई? घास जो है वो घास को खा लेगा हिरण, फिर हिरण को खा लेगा शेर, ऐसे करके चलते हैं। तो ये सब हमेशा क्या होता है ना, चलते रहता है। इसको फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। समझ में आया? तो वर्षा, तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है? वर्षा, तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है? कौन सा संघर्ष है? पर्यावरणीय संघर्ष। और अगर मेढक और मछली की बात करें तो ये दोनों जाति क्या हो गई? अलग। तो कौन सा? अंतर जातीय। और अगर केवल मछली और मछली की बात करें तो अंतः जातीय, आपसी लड़ाई, बाहरी लड़ाई, और एगो पर्यावरणीय लड़ाई। आप आपसी लड़ाई से बच जाएंगे, बाहरी लड़ाई से बच जाएंगे, लेकिन पर्यावरणीय लड़ाई से नहीं बच पाए। उसमें जो सरवाइव कर पाएगा वही क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आया? समझ में आया? रुक जाओ रुक जाओ। लमाकवाद, लमाक का जन्म कब होता है? जन्म 1744, मृत्यु 1800। बुक कौन से लिखे थे? फिलोसफिक जुलम। प्रकाशन कब हुआ था? इन्होंने तीन को किसके किसके बारे में दिया था? आकार में निरंतर वृद्धि, वातावरण का प्रभाव, उपयोग तथा अनुपयोग का नियम, जो कि किस पे लगता है? जिराफ पे। जिराफ पे किसका? जिराफ। जिराफ पे किसका नियम लगता है? लमाक का। ठीक है, अब बताइए डार्विनवाद पे, डार्विन ने क्या कहा था? जन्म कब हुआ था? मृत्यु। बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ? 1859। 1859। तीन को बातें इन्होंने बताया था। कौन कौन? आप लोग को अगर कहाँ पे फिट होना है, अगर प्रजाति को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है, तो तीन बातें आपके साथ होनी चाहिए। कौन कौन सा? अंतर जातीय संघर्ष, अंतर जाति, ये कौन सा है? अंतः जातीय, ये वाला अंतर जातीय, ये वाला पर्यावरण, इसको कहते हैं आपसी लड़ाई, इसको कहते हैं बाहरी लड़ाई, और इसको कहते हैं पर्यावरणीय लड़ाई। और इस लड़ाई में जो सरवाइव हो गया वही कहलाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या कहलाएगा? जैसे सेलेमन मछली कितना अंडा देती है? 2 करोड़ 80 हजार, है ना। 2 करोड़ 80 हजार
मछलियां देती है, अंडे देती है, ठीक है, जिसमें सभी के सभी तो फिट नहीं हो पाते हैं, कुछ तो मर जाते हैं और कुछ जिंदा रहते हैं। जो सरवाइव कर पाते हैं वही आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।